सबसे पहले आप सभी बच्चों को बिट्टू सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप हिस्ट्री के क्लास में और हिस्ट्री में अभी आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं 1857 के दीर्घकालिक कारण। हमने बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दो कारण हैं, एक है दीर्घकालिक कारण और दूसरा है तत्कालिक कारण। तो दीर्घकालिक कारण भी और तत्कालिक कारण भी बहुत जल्दी हम लोग उस पर आ जाएंगे, है ना। और ये हमारा कारण का ही अंतिम क्लास होगा। इसके बाद भूमिका में आ जाएंगे कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे की क्या भूमिका थी, है ना। उसके बाद बेगम हजरत महल की क्या भूमिका थी, उसके बाद नाना साहेब की क्या भूमिका थी, झांसी की रानी की क्या भूमिका थी, वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, तमाम लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। क्या है टॉपिक? तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है 1857 की क्रांति। और आज जो हम लोग 1857 की क्रांति जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे सैनिक कारण का, और क्लास अगर सही से चल गया तो आपको आज ही समाप्त कर देना है तात्कालिक कारण। लेकिन उम्मीद कम रखिए कि तात्कालिक कारण हो पाए, है कि नहीं। लेकिन कोशिश इसी में करना है कि तात्कालिक कारण को भी हम लोग पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत भी है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले दीर्घकालिक कारण जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो दीर्घकालिक कारण में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण के बारे में। क्या पढ़ा था? राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण के बारे में। प्रशासनिक कारण के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था पिछले क्लास में और इसका वीडियो भी आपको अपलोड है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था आधुनिक कारण का। क्या कारण का? आधुनिक कारण का। हम लोगों आर्थिक कारण का। क्या कारण का? आर्थिक कारण का। आर्थिक कारण क्या थे इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे यह चर्चा होगी धार्मिक एवं सामाजिक कारण की। इसकी धार्मिक एवं सामाजिक कारण एवं सामाजिक कारण, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग जो है आज भी चर्चा करेंगे सैनिक कारण की। इसका सैनिक कारण का। और अगर समय मिला तो हम लोग चर्चा करेंगे तात्कालिक कारण का। तात्कालिक कारण का समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने कहा कि आज जो हम लोगों की चर्चा होगी धार्मिक एवं सामाजिक कारण, ठीक है ना। तो इसके तीन कारण थे। धार्मिक सामाजिक कारण में हम लोग देखेंगे कि इसके तीन पहलू थे। कितने पहलू थे? तीन पहलू थे। इसके हम तीन पहलू पर विचार करेंगे, ठीक है ना। इसके तीन पहलू पर विचार करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा समाज सुधार हुआ। क्या हुआ? समाज सुधार। लेकिन हो सकता था कि जिस समय का यह वक्त रहा होगा, निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा लगता है कि अंग्रेजों ने कम से कम इसको समाप्त कर दिया। लेकिन निश्चित तौर पर आज की बात आप न करें, आप बात करें 1857। अपने आप को ले चलिए 1857 में। आप अपने रूह को, आप अपने जिस्म को, है ना, वो दोनों को पहुंचाइए 1857 के वक्त में। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज सुधार जो हुआ, हालांकि आज के डेट में तो बहुत अच्छा हुआ,
लेकिन उस समय के लिए वह अच्छा नहीं था। समझे कि नहीं? उन लोगों के अंदर में यह बात, भारतीयों के अंदर में यह बात माने होती थी कि ये लोग जो है हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समझे कि नहीं? और निश्चित तौर पर उनको अगर ऐसा लगेगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वे लोग सभी अंग्रेजों के विरुद्ध होंगे, स्वाभाविक तौर से, है कि नहीं? तो ये बात पहले से जो चली आ रही थी, अगर उसमें कुछ भी तरह का बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर एक जो है मैंने सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का, और यही कठिनाई शायद 1857 की क्रांति का जन्मदाता भी है कि नहीं? ये सब दीर्घकालिक कारण है। जैसे सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने बहुत सारे किए थे, जैसे इसमें से कुछ प्रमुख सुधार जो है उसको आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कन्या हत्या या कन्या वध होता था भारतीय समाज में, इस पर रोक लगाया था। कन्या हत्या कहिए या कन्याओं का वध होता था किसी कारण से, इस पर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं, अभी जो बात है वही करेंगे। तो कन्या हत्या या कन्या का वध जो है ये हमारे यहाँ की परंपरा थी, किसी कार्य वस्तु को शुभ बनाने के लिए या जो भी स्थिति होगा उसके लिए। तो कन्या हत्या या कन्या का वध करना ये उचित था नहीं। आज के समय में आज की बात आप नहीं करेंगे, आज के समय का सोच नहीं रखते, यह सोच उस समय में था। समझे कि नहीं? कन्या हत्या या कन्या वध, तो इसको 1795 में, कब? 1795 में 1795 में जॉन सॉर गवर्नर बन करके आया था, जिसका नाम क्या था? जॉन सोर। क्या नाम था? जॉन सॉर। ये क्या बन करके आया था? गवर्नर। ये भारत में गवर्नर बन करके आया था, और उसने इस नियम को मैंने बंधित कर दिया और इस पर कस के पालन करवाया कि कोई भी कन्या हत्या में अगर पाया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी या उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से कन्या हत्या को बंद कर दिया। उसके बाद देखिए एक और कुरीति थी भारतीय समाज में, लेकिन उस समय की यह परंपरा थी, सती प्रथा, है कि नहीं? उस समय की परंपरा थी क्या चीज का? सती प्रथा। सती प्रथा में होता यूं था कि अगर किसी का पति बने मर जाता था तो बात जबरदस्ती या एक संस्कार के तहत उसको जो है अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे? सती प्रथा। तो कन्या सती प्रथा का जो अंत है, इसका अंत जो है 1829 ईस्वी में, तब 1829 ईस्वी में एक कानून पारित करके किया गया, और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कहिए वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था उसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में इस प्रथा का अंत हो गया, जो एक दुखदायी प्रथा आज के लिए था, लेकिन उस समय के लिए यह एक संस्कार के तौर पर जाना जाता था। अब आप ही बताइए कि अगर आपके कुछ सामाजिक क्रियाओं में भेदभाव होगा तो लोग अंग्रेजों के खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे? वह उस समय भारतीयों को लगता था कि अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, कानून बना करके। समझे कि नहीं? कानून बना करके हमारे समाज के साथ ये सब खेलने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर अंग्रेज हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। समझे कि नहीं? इसलिए लोग उस समय के, अधिकांशतः लोग उस समय के, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ होना स्वाभाविक था। आज भी देखिए कि धर्म के नाम पर आप तुरंत धर्म में जो है लड़ झगड़ जाते हैं, है कि नहीं? हमारे धर्म को गाली को देता है तो लड़ जाते हैं, है कि नहीं? तो ये धार्मिक सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बनता है, याद रखिएगा। किसी भी समाज का सामाजिक विद्रोह या धार्मिक विद्रोह कीजिएगा तो वह तुरंत आग पकड़ लेता है। देखते हैं हिंदू मुस्लिम लाइफ कितना जल्दी हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि धर्म से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो तुरंत धर्म में जो है हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने हम लोगों के भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ
निश्चित तौर पर वहां पे कानून ला करके इन सारी चीजों को बंद कर दिया। तो बंद कर देगा तो निश्चित है कि उस समय के लोग को लगेगा कि भैया ये हमारे साथ गलत कर रहा है, और निश्चित है कि उसका विरोध शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? यही हो रहा था। अब भले लगता है कि अंग्रेजी वाला सब काम ठीक किया था, है कि नहीं? उस समय उसने एक प्रथा को और बंद कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं दास प्रथा। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। दास प्रथा का भी अंत हो गया, अंग्रेजों ने अंत किया दास प्रथा का भी। तो दास प्रथा का जब अंत किया, दास प्रथा का अंत किसने किया? तो 1843 में, है ना, रूलन बरो, 1843 में एलन बरो नाम का अंग्रेज अधिकारी था, है ना, उसने इस प्रथा का अंत किया। एलन ब्रो ने, एलन ब्रो, एलन बरो, एलन बरो, एलन बरो ने इस प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। समझे कि नहीं? कि दास के तौर पर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पहले साहूकार या जितने भी पैसे वाले लोग थे कर्ज दे देते थे, इतना कर्ज का बोझ बढ़ा दिए थे कि लोगों को, है ना, गुलाम बनने के लिए या दास बनने के लिए मजबूर कर दिया था। समझे कि नहीं? लेकिन एक कानून पारित करके दास प्रथा का भी अंत जो है से एलन बरो ने 1843 में, है ना, किया। उसके बाद भारतीयों में एक और परंपरा थी नर बलि का। क्या चीज का? नर बलि। नर बलि माने मानव का बलि दे देना किसी शुभ काम के लिए या किसी चीज के लिए, है ना। नरों का बलि यानी कि मनुष्यों का बलि दे दिया जाता था, है ना, काट दिया जाता था। और कटने वाले लोग कौन होते थे? गरीब लोग होते थे। तो नर बलि का जो है से अंत किया गया, है ना। नर बलि का भी क्या हुआ? अंत हुआ। अंग्रेजों ने एक नियम कानून लाया और इस नर बलि का अंत किया 1844 में। कब? 1844 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस परंपरा को एक कानून ला करके क्या कर दिया गया? बंद करवा दिया। अच्छा किया भाई, ये सब आज के डेट के लिए अच्छा था। अब होता तो कोई आदमी करता भी नहीं। और लेकिन क्या कहा जाए, पारंपरिक जो है सांस्कृतिक और पारंपरिक संस्कृति और पारंपरिक जो प्रक्रियाएं हैं आज भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, है ना। लॉर्ड हार्डिंग आज भी, जैसे अगर मान के देखिएगा शादी विवाह में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो लगता है कि सब में नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मटकोरा होना, है ना, उसके बाद और सब अन्य क्रियाएं होना, ये सब बहुत सारे ढकोसला लगता है ना शादी में। तो ये भाई क्या है, आज भी देखिएगा बलि दे दिया जाता है। क्या भाई, तो ये भाई देवी मैया खुश हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है से डाक बाबा के दारू चढ़ गए, ये सब क्या परंपरा समझ में नहीं आती है। लेकिन भैया आप सामाजिक विद्रोह नहीं कर सकते हैं, आप धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं। अगर हम जा करके किसी को मना करेंगे तो हम भी को 20 गाली देना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू बने हुए हैं। ये सब जो परंपरा है, इसलिए हम भैया कहते हैं कि पढ़ाई में जो करना है खूब कीजिए, खूब आप जानिए कि सांप जो है दूध नहीं पीता है, इस बात को आप मानिए। लेकिन नाग पंचमी आए तो आप भी जो है सांप को कटोरा लेकर के दूध जाइए और उसको पिलाने की कोशिश कीजिए, ये जानते हुए भी कि नहीं पीता है तब भी। क्योंकि अगर इसका विरोध कीजिएगा तो आपको गाली सुनना पड़ेगा विद्वान बनने का। उस समय अगर आपको सोचिएगा कि आप विद्वान हैं तो भर दम गाली सुनिएगा या पिटाइएगा। समझे कि नहीं? तो बहुत सारे पढ़ाई खूब कीजिए, हम इस बात को एकदम इस बात को समझ लीजिए, पढ़ाई खूब कीजिए, एग्जाम में आए रियलिटी बात लिखिए, समझे कि नहीं? लेकिन घरों में बेवकूफ बने रहिए, समझे कि नहीं? घरों में बेवकूफ बन करके रहिए। बेवकूफ बन करके रहिएगा तो खाना पीना बढ़िया से मिलेगा। आप अगर आप पूरा पढ़ाई की चर्चा हर बात में कीजिएगा तो खाना पर आपका आफत आ जाएगा, समझे कि नहीं? दुनिया के कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वह अपने घर में और खास करके अपनी पत्नी के सामने अनपढ़ है कि नहीं? इसलिए जो है पत्नी चूंकि आपकी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, इसलिए भाई आप आईएएस भी हैं तो पढ़ लिख करके आईएएस है, भैया आईएएस की पत्नी हो गई, वो आपसे ज्यादा बड़ी हो गई। अगर आप अपने पत्नी का विरोध कीजिएगा, आप अपने चाहने वालों का विरोध कीजिएगा तो बहुत सारी योजनाओं से आप वंचित हो जाइएगा। इसलिए इस बात को समझिए, विद्रोह नहीं करना है।
उसकी हर बात मानना है। समझे कि नहीं? क्योंकि कैकेयी जब रूसी थी तो वनवास हो गया था, पता है ना। महिलाएं जब रूठती हैं तो देखिए क्या हो गया, जब कैकेयी रूठ गई तो राम जी का वनवास लेकर के चली गई। इसलिए नारियों का सम्मान कीजिए, उसको अनपढ़ बोलना नहीं है, मोटी है तो पतली बोलना है, काला है तो बहुत गोरी फेर बोलना है। अगर आप उसको खुश नहीं रख पाए तो जीवन में आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगा। यह न्यूटन का चौथा गति है, समझे कि नहीं? इसलिए आप पढ़ाकू हैं भैया, कोई बात नहीं है, ये सबसे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन हाँ कहीं डाक बाबा पर दारू ढाना है तो जाकर वहां ढार करके आप आइए, समझे कि नहीं? हाँ, तो ये चीज है। तो नरबलि का अंत कर दिया 1884 में लॉर्ड हार्डिंग ने एक नियम कानून ला करके। लेकिन जितने भी ये सब सारी क्रियाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं भारतीयों को ये लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म और हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और निश्चित है कि उनका प्रतिघात, उनका प्रतिरोध, उनका विद्रोह है ना करना जरूरी है। अब इसके बाद और क्या क्या चीज था देखिए, तो विधवा विवाह पहले का नियम था कि अगर आपकी शादी किसी से हो गई और किसी कारण बस आपका पति डेथ कर गया तो आप आजीवन विधवा के तौर पर रहेंगे, भले आपकी उम्र 18 से 19 वर्ष की क्यों ना हो। इतनी बड़ी जिंदगी अपने पति के बिना काटना, समझे कि नहीं, ये कितना मुश्किल होता था। तो इस परंपरा को भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया कि नहीं, विधवा विवाह होगा। अगर कम एज में कोई औरत जो है विधवा हो जाती है और अगर उसको लगता है कि नहीं हम दूसरी शादी करेंगे तो वो कर सकती है। आज के डेट में तो बहुत अच्छा है कि नहीं, लेकिन उस समय के लिए वह अच्छा नहीं माना जाता था। तो यानी कि विधवा विवाह, कौन सा विवाह? विधवा विवाह। और विधवा विवाह के साथ साथ बाल विवाह, विधवा विवाह एवं बाल विवाह। पहले क्या था, बच्चे में विवाह हो जाता, हम लोग को पता नहीं रहता था कि विवाह हो रहा है, गुड्डा गुड्डी के खेल जैसा होता था, है ना। 8-10 बरस के खटिए पर जो है मैंने जन्म दिया, आपके यहाँ लड़का उसके यहाँ लड़की, हो गया शादी विवाह, पता नहीं चला ये है। तो बाल विवाह, तो बाल विवाह पर भी रोक लगाया गया है ना। इसको 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक कानून बना करके इस पर रोक लगाने की है ना परंपरा को शुरू किया। कब? 1856 में। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये सब कुछ कानून अच्छे थे आज के लिए, है ना। नहीं तो अगर ये सब रहता है तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत था। आज भी देखिए ना भाई, 3 तलाक अगर नहीं हटता तो मुस्लिम महिलाएं कितनी प्रताड़ित हो रही थी, ये आप खुद जानते हैं, है ना। मुस्लिम औरतें क्या हो रही थी, काफी प्रताड़ित हो रही थी। उनके अंदर में एक डर बना रहता था कि हम अगर इनकी बात नहीं मानेंगे या हम इनके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो हमको भी क्या कर दिया जाएगा, 3 तलाक देकर के हमको भी घर से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आज राहत मिली ना, कानून बना ना इसके लिए। कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के लोगों को लगा कि है ना प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धर्म के साथ खिलवाड़ किया है कि नहीं। मुसलमानों बहुत विचित्र टाइप का आदमी है ना। देखिए इन लोगों का भी कुरान है, उसमें कहीं भी हत्या वगैरह इस सब का चर्चा नहीं किया गया है कहीं भी, है ना। किसी भी बहुत अच्छा वो ग्रंथ है, समझे कि नहीं। और इस्लाम धर्म में असत्य बोलने पर रोक लगा दिया गया है, आपको सत्य वचन बोलना है। आप हत्या किसी की नहीं कर सकते हैं, आप दारू मदिरा इस सब का सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम उल्टा ही हो जाता है, हत्या के एकदम सबसे आगे, है ना। इन सभी कार्यों में सबसे आगे मुसलमान एक अलग दुनिया में है कि नहीं। तो इन सभी बातों से, और देखिए अशिक्षा ज्यादा है उन लोगों में। एक बात ये है कि पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान कम है। जो पढ़ते हैं सो काफी पढ़ लेते हैं, याद रखिएगा, जो पढ़ते हैं वो काफी पढ़ लेते हैं और अफसर बन जाते हैं। अब न पढ़ेगा तो साइकिल का टायर पंचर बनाना एकदम बचपने से शुरू कर देगा। निकालो टायर फायर, है ना, सोल्यूशन ले और साटना शुरू कर दो, है कि नहीं। तो इन सभी चीजों से वंचित होना होगा, उन पर शिक्षा ये ग्रहण करना होगा, कट्टरता कम करना होगा, है कि नहीं। कट्टरता, आप किसी चीज को लेकर के आप कट्टर कब बनते हैं, तो कट्टर आप तब बनते हैं जब आप में शिक्षा की कमी होती है। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो किसी भी चीज को समझने की शक्ति होगी, और जब आप समझेंगे तब आप उसके लिए माने नया नया चीज निकाल सकेंगे और समाज में आप सुधार कर सकेंगे।
आप में अगर कट्टरता बहुत ज्यादा भरी हुई है तो यह आपके और आपके समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है ना। आप कट्टरता शिक्षा के लिए बनिए, आप समाज सुधार में कट्टरता लाइए, है कि नहीं। तो ये हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि विधवा विवाह या बाल विवाह क्या था, एक गलत चीज था। पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था, जैसे बचपन में शादी हो जाएगा, तो बचपन में शादी हो जाएगा तो आप कहाँ से पढ़ पाइएगा, आप कहाँ से तरक्की कर पाइएगा, आप कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पाइएगा। आज नियम क्या निकल गया, आज यही ना नियम है कि 18 वर्ष से कम लड़की की शादी अगर आप करते हैं तो यह कानूनी जुर्म है। अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम हो और आप शादी करते हैं तो आप यकीनन उसके साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम लड़की का एज होना चाहिए और 24 वर्ष तक लड़के की शादी होनी चाहिए कम से कम, ताकि उसको पढ़ने का और अपने समाज के लिए कुछ बनने का उसको मौका मिलना चाहिए, है ना। ताकि जो है वह शादी विवाह करे और एक समाज को नई दिशा और नई दशा के तौर पर आगे बढ़ाने का ये करे। और बाल विवाह तो बहुत खतरनाक था, विधवा विवाह बहुत खतरनाक, मैंने उस समय विधवा विवाह मैंने अगर नहीं होता तो सोच रहे हैं भाई, पति जो है किसी की पति सेना में है और सेना जो है युद्ध में क्या होते हैं, कभी कभी वो मैंने मारे जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर सेना नहीं हो तो हम लोग भी चैन से बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। इतना न ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों पर हावी है। भारत एक शांति प्रिय, ये किसी पर आक्रमण नहीं करता। याद रखिए, भारत एक ऐसा देश है, भारत हम लोगों का सोचिए कितना सुंदर देश है, ये शांति वाली देश है, यानी कि शांति का प्रतीक है यहाँ पे। और यहाँ के हमारे जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, उन्होंने कभी भी अपने देश को ये नहीं कहा कि जाइए आप दूसरे देश पर आक्रमण कीजिए और वहां के कुछ है ना हिस्सों को आप अपने अधिकार में लीजिए। हम लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का ऐसा कभी आदेश नहीं आया है, लेकिन पता नहीं क्यों अन्य देश के लोग भारत पर हमेशा से गलत निगाह रखे हुए हैं, भारत की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, भारत की भूमि को हड़पना चाहते हैं, भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन भारत सबसे भाईचारा का नाता रखना चाहता है ना। हम जो है अपने राष्ट्रवादी बहुत है, हम लोग क्या है, राष्ट्रवादी बहुत है, हम लोग भारत माता की जय करने वाले लोग हैं, है ना। हम लोग बंदे, है ना, हम लोग क्या करते हैं, बंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, है ना। हम लोग जन गण गाने वाले लोग हैं, हम लोग जो है अपने भारत माता से भारत को एक माँ के समान मानने वाले लोग हैं, अपने हिंदुस्तान को आबाद देखने वाले लोग हैं। हम लोग किसी देश पर आक्रमण करने वाले लोग नहीं है कि नहीं। हम तभी किसी से लड़ते हैं जब उनकी निगाहें हमारे ऊपर गलत होती हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम किसी को हथियाने के लिए, दूसरे की जमीन को हथियाने के लिए आज तक लड़ाई नहीं लड़े। हमारे यहाँ कोई हथियार है तो उसको भगाने के लिए या रोकने के लिए हम लोगों ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है वो लड़ी है। हम शांति प्रिय हैं, समझ में आ गई बात। तो भारत एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय यानी कि शांत बना रहना चाहता है और विकास करना चाहता है ना। हम वैसे लोग हैं। तो बाल विवाह, विधवा विवाह, इस सबको 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने, है ना, एक कानून पारित किया जिसमें विधवाओं के विवाह के लिए भी प्रेरणा दिया और बाल विवाह पर रोक लगा दिया। इसके बाद एक मान्यता और मिली, अंतरजातीय विवाह। आज भी देखिए अंतरजातीय विवाह पर सरकार का बहुत बड़ा जोर है। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी थी। अंतरजातीय विवाह को क्या किया था, मान्यता दी थी, मान्यता दी थी। पहले होता क्या था समझ लीजिए, इन सभी परिस्थितियों में हुआ क्या चीज कि अगर आप किसी दूसरे जाति में शादी कर लेते हैं तो आप पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाएंगे, समझे कि नहीं। यानी कि पहले हमारे भारतीय समाज में यह रूढ़िवादी व्यवस्था थी कि आप दूसरे जाति से शादी नहीं कर सकते हैं, शादियां अपनी ही जाति में, है ना, आपको करनी है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जाति पाति नहीं चलेगा। यहाँ पर एक जात अगर प्रेम किसी से किसी को हो जाए तो वह शादी विवाह कर सकता है। यानी कि अंतरजातीय विवाह को उसने क्या किया था, मान्यता दिया था और प्रोत्साहन भी किया था। आज भी सरकार
अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करती है जातिवाद को मिटाने के लिए, है ना। ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंतर जातीय विवाह को रोक लगनी चाहिए, लेकिन सरकार को सबसे पहले जाति जो शब्द है उसको हटाना चाहिए। एक तरफ आप जातिवाद है ना को हटाने के लिए अंतर जातीय विवाह को मान्यता दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि किसी भी फोरम पर किसी भी जात का नाम नहीं आना चाहिए। अगर मैंने ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं तो आपका फी एग्जामिनेशन फी इतना होगा, आप अगर ओबीसी, ईबीसी या एससी एसटी में आते हैं तो आपका फी इतना होगा। जब आप जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो कृपया फॉर्म पर जाति न पूछा जाए, है कि नहीं। वो गरीब अमीर पूछा जाए कि आपका गरीब है या अमीर है, गरीब लोगों को राहत दी जाए और अमीर लोगों को राहत न दी जाए, ये परंपरा आप बना सकते हैं। लेकिन आप जब एक तरफ जातीयता को हटाने की बात करते हैं तो दूसरी जगह आप एससी एसटी एक्ट जो लगा करके है ना प्रताड़ित करने का काम करते हैं, इस पर भी तो रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो दोनों बात आप कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही जाति को फैलाने की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। इसको रोक लगाने के लिए आपको पूर्णतः इस पर ये करना पड़ेगा, है ना। तो उस समय ये बातें हुई थी, हालांकि आज भी हम लोग इस परंपरा को मानने से लाचार हैं। और क्या है, देखिए एक चीज हम बताते हैं, हम भी बता रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी थी, है ना। आज भी सरकार इसको जो है से मान्यता देती है कि नहीं कि आप अंतरजातीय विवाह की आपको हम प्रोत्साहित करेंगे। हमने अभी कहा बात कि पढ़ाई लिखाई में आप इस बात को रखिए, पढ़ाना है पढ़ाएंगे भी हम, है ना। जातिवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए शादी, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि आपके घर में आपके माता पिता आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके लिए अच्छा भविष्य ढूंढते हैं। जो माता पिता आपको पाल पोस करके, जो माता आपको 9 महीने गर्भ में रह करके, है ना, जो माता पिता आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आपके एक कष्ट के लिए रातों रात डॉक्टर के पास जग करके आपके लिए हर इलाज हर संभव प्रयास किया, अपने खाना कम खा करके आपके लिए पोशाक ले आया, है ना, अपने 2 रोटी कम खा करके जो है आपको किसी भी चीज में कमी नहीं किया। और आप जो है एक छोटे से लोग की वजह से, एक अट्रैक्शन की वजह से अपने माता पिता अपने भाई बहन को धोखा दे करके आप किसी से प्रेम कर लेते हैं, तो यह बहुत ही है ना खराब बात है और इसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, है कि नहीं। आप जो है ये नहीं कर सकते हैं। आपको जिस माता पिता ने इतना बड़ा कर दिया, जिस माता पिता ने इतना सब कुछ किया, वह माता पिता आपको गलत जगह शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। वह जब भी करेगा लड़कियों की शादी अपने से ऊंचा घर में करेगा, है कि नहीं, ताकि आपको जो चीज हम नहीं दे पाए, आपको शादी करने के बाद उस घर में आपको कोई कमी नहीं रहे। उसके लिए अगर उसको किडनी भी बेचना पड़ेगा तो वह बाप आपको किडनी बेच करके आपकी शादी विवाह बढ़िया से घर में करेगा। कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी जो है तब घर में हो जाए, समझे कि नहीं। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आप माता पिता का विरोध करके, आप माता पिता का विरोध करके शादी विवाह की परंपरा को मत कीजिए। माता पिता पर आपको विश्वास है तभी आपको यहाँ पर भेज करके बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया से आप लोगों को सीख देने के लिए हमारे पास भेजे हैं कि सर इन लोगों को बढ़िया से बना दीजिए। देखिए आप लड़का हो या लड़की हो, आप अपने माता पिता के कहे अनुसार शादी विवाह की बात कीजिए। बाकी काम आप क्या कर रहे हैं उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन शादी जो हो, विवाह जो हो, आप अपने माता पिता के राय और विचार से ही करना उचित है। अगर आप प्रेम विवाह करते हैं, किसी से लव मैरिज शादी करते हैं, तो यह आपके लिए उचित नहीं है। माता पिता पर विश्वास कीजिए और उनके कहे अनुसार हर कार्य कीजिए, है कि नहीं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, समझे कि नहीं। देखिए एक चीज और हम बताते हैं, जिसने भी अपने ससुराल में सहा है, याद रखिएगा, हम जानते हैं कि आपको नैहर
नैहर का मतलब कि अपने माता पिता के पास बहुत ज्यादा दिनों तक रहने के बाद आप जो है ना, बहुत ज्यादा दिनों तक रहने के बाद आपको ससुराल के प्रति उतना प्रेम नहीं हो पाता है, आपको अपने माता पिता की याद आती है, और यह आप ही के साथ नहीं होता है बल्कि हर एक लड़कियों के साथ यह बातें होती है। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा बहुत अगर आपके ससुराल में कष्ट भी है तो उसको बर्दाश्त करने की कृपा, मैंने आपको कष्ट करना चाहिए। ताकि मैं एक बात स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि जिसने भी अपने ससुराल में सहा वही और उसी का घर लहा है कि नहीं? लहा है का मतलब क्या हो गया कि बढ़ा है ना। लेकिन अब ज्यादा आप फरमाइश करने लगिएगा तो फिर आपको तंग करके भगा दिया जाएगा, है कि नहीं? मेरे को तेरे को ऐसे नैहर में होता था, वैसे होता था, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही से पढ़ाई किए हैं, अगर आप सही से पढ़ी लिखी हो, अपने आप को पढ़ी लिखी मानती हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं सहना, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने माता पिता को नहीं ही बताएं, है ना। अब आप अपने पति से हल्का फुल्का झगड़ा करेंगे, उसको आप माता पिता तक ले आएंगे, तो फिर आपकी ये शिक्षा क्या है? कुछ नहीं। और होगा काहे नहीं होगा भाई, प्रेम में लड़ाइयां भी जरूरी है, समझे कि नहीं? लड़ाई मैंने प्रेम को बहुत आगे तक ले जाने के लिए हल्का फुल्का बीच में टर्न होना जरूरी है कि नहीं? और चूंकि हम कहते भी हैं कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी 2-4 हाथ देना चाहिए ताकि ज्यादा तंग न करे, है कि नहीं? और वो प्यार है, वह क्या है? प्यार है। ये नहीं है कि मैंने आपसे लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, क्या नहीं होगा। हम प्रेम आपसे करेंगे, लड़ने के लिए बड़े भाड़ा पर आप निकाल लाएंगे, आवाज लड़ने का मन है तो क्या करेंगे, थोड़ा सोधी से लड़ लेते हैं, है कि नहीं? और थोड़ा बहुत अगर सहने की जरूरत है तो सह करके पार हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा अगर प्रताड़ना मिल रही हो, रोज आपकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये अलग मैटर है कि नहीं? और ये वैसे घरों में होता है ये सब बातें जिसके घर में शिक्षा की कमी होती है। तो भैया आप बिट्टू सर से पढ़, इस बात को आप माने, और बिट्टू सर से पढ़ा हुआ कोई भी लड़का या लड़की हो, वो जानती है कि हमको घर कैसे चलाना है कि नहीं, वो समझता है कि हमको कैसे रहना है। और अगर आपको उचित शिक्षा नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर आप बर्बाद हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इन सभी चीजों को अंग्रेजों ने मान्यता को दिया, तो धर्म के मानने वाले जितने भी लोग थे, याद रखिएगा, जब ये सब बातें आई होंगी तो निश्चित तौर पर जो धर्म को मानने वाले लोग होंगे उनको तो लगा हुआ कि अंग्रेज हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सामाजिक परंपराओं के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है, तब क्यों न हम आपका विरोध करेंगे, क्यों न हम आपका मौका की तलाश में रहेंगे कि कब कोई ऐसी क्रांति हो, उस क्रांति में हम अंग्रेजों से बदला लें। आप सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? बोलिए, आप सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? तो भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि अंग्रेज अब हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपना धर्म लागू करना चाह रहे हैं, वो अपने जैसा हम लोगों को बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए तो उन लोगों जो है विधवा विवाह, बाल विवाह, है ना, उसके बाद जो है कन्या हत्या या सती प्रथा, दास प्रथा जैसी बातें जो है वो यहाँ पर लागू कर रहे हैं, नियम बना करके लागू कर रहे हैं। तो भारतीय अब मौके की तलाश में थे कि कब कुछ हो ताकि हम अपनी बातों का बदला अंग्रेजों से ले सकें। क्लियर हो गए आप लोग? यहाँ तक की बात कितने लोगों को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब समझिए, ये तो मैंने कहा था कि धार्मिक और सामाजिक कारण के 3 पहलू हैं। तो पहला पहलू तो आप लोग समझ लिए, विद्रोह होने का, अंग्रेजों के प्रति खिलाफ होने का पहला पहलू समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा पहलू क्या था? तो दूसरा पहलू था धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। ये तो था समाज सुधार में नीतियां थी अंग्रेजों की। अब क्या था? धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। जरा इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां, अब जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छा से, ताकि आपको लगे कि हाँ हम इस बात को समझ रहे हैं। देखिए,
ऐसा नहीं था कि सैनिकों का विद्रोह ये पहली बार हो रहा था 1857 में, समझे कि नहीं। इससे पहले भी विद्रोह हुए थे। कैसे विद्रोह हुए थे? तो 1806 ईस्वी में। कब? 1806 ईस्वी में। ध्यान समझिएगा, कब की हम चर्चा कर रहे हैं? 1806 में। पहले जो सेना थे, तो सबसे पहले समझिए इस बात को, सेनाओं का अनुपात 5:1 था। भारतीय सेना 5 होते थे और अंग्रेजी सेना उसमें 1 होते थे। अगर मान के चलिए कि 100 सेना है किसी दल में, है ना, अंग्रेजों की किसी टुकड़ी में 100 सेना है, तो उसमें जो है 20 सेना अंग्रेज के होते थे और लगभग 80 सेना किसके होते थे, है ना, 80 सेना किसके होते थे, तो आपको भारतीय होते थे। यानी कि सेनाओं में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। इस बात को आपको समझ लिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत और अंग्रेजी सेना का अनुपात कितना था, तो 5:1। आप अपने किताब में देखिएगा, ये दिया हुआ है कि नहीं। 5:1 की सेना है। अब इसमें देखिए 1806 में हुआ था क्या चीज कि सेना जो थी भारतीय सेना है, तो कुछ जो है ब्राह्मण राजपूत जाति के सेना होते थे जो माथे पर तिलक लगाते थे। जो माथे पर क्या लगाते थे? तिलक लगाते थे। कुछ सेनाएं जो पंजाब वगैरह की हुआ करती थी, राजस्थान की हुआ करती थी, वो पगड़ी बांधती थी। क्या बांधती थी? पगड़ी। क्योंकि सेना भी है तब भी वो क्या अपना लहजा में, है ना, क्या करते थे, है ना, तो वो पगड़ी वगैरह बांधते थे। कुछ लोग जो है दाढ़ी वगैरह रखते थे। पंजाब वगैरह के लोग ज्यादातर दाढ़ी रखते हैं और आज तो दाढ़ी रखने का फैशन है, या इस्लाम धर्म के लोग बहुत ज्यादा दाढ़ी रखते थे, है कि नहीं। तो ये दाढ़ी रखने का ये था। या माला जो पहनने की बात होती थी, जैसे हम लोग अपने आप में माला वगैरह रुद्राक्ष वगैरह सब का पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, कोई ना कोई माला वगैरह या जंतर मंत्र सब बांधते रहते हैं कि नहीं बांधते रहते थे। तो माला पहनना जो था ये है ना, इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई। इन सभी चीजों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। बात समझ आ रही है ना। जो भी अंग्रेजी सेना में बहाल भारतीय थे और जो तिलक लगाते थे, जो पगड़ी बांधते थे, जो माला पहनते थे, है ना, जो क्या दाढ़ी रखते थे, उनको इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई कि आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, आप पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, आप जो है माला नहीं पहन सकते हैं। आपको क्या करना होगा? तो हैट, जो पहले क्या पहनते थे, हैट या टोपी, हैट या टोपी, तो हैट या टोपी पहनने को कहा गया। क्या कहा गया? हैट या टोपी पहनने को कहा गया। लेकिन उसमें होता क्या था कि उन लोगों का जो हैट होता था, उन लोगों की जो टोपी होती थी, उस पर चमड़े का तुर्रा लगा हुआ रहता था। क्या लगा हुआ रहता था? चमड़े का तुर्रा या चमड़े का जो पंख वगैरह जिसको नहीं देखते हैं ऐसे करके चपटा टाइप का, वो पंख लगा हुआ रहता था। तो इसमें एक अफवाह फैल गई। क्या हो गया? एक अफवाह फैल गई कि इसमें चमड़े का प्रयोग होता है ना, और वह चमड़ा गाय का माने चमड़ा होता है या सुअर का चमड़ा होता है। तो मुसलमान सुअर से छुआछूत मानते थे और हिंदू गाय से प्रेम करते थे। तो उसमें यह अफवाह उड़ा दिया गया, या सही बात था वो आप उस पर छोड़ दीजिए, है कि नहीं, कि यह अफवाह लगा दिया कि आप जो हैट या टोपी पहनते हैं, उसके टोपी पर जो तुरा लगा हुआ है यानी कि जो पंख लगा हुआ है, वह गाय या सुअर के चमड़े से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? गाय या सुअर के मांस से बनाया जाता है। और इस बात का हवा, इस बात का अफवाह किसने उड़ाया? तो इस बात का अफवाह टीपू सुल्तान के वंशजों द्वारा फैलाई गई। यह बात कहां तक सत्य या असत्य थी, ये तो उस समय की बात थी, लेकिन यह बात कहा गया कि हम लोगों को अपने धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमको अपना, है ना, तिलक नहीं लगाया दिया जा रहा है। अंग्रेजों ने यह नियम लगा दिया है कि जब भी आप सैनिक में बहाल होंगे तो आपको हैट या टोपी लगाना ही होगा। तब क्या हुआ? 1806 में, कब? 1806 में, है ना, बेलोर, कहाँ? बेलोर,
जो कहाँ है, मद्रास में। कहाँ है, मद्रास में। सैनिकों द्वारा, सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस चीज का विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बाद में इस विद्रोह को क्या हुआ, अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा, अंग्रेजों के अधिकारियों के द्वारा इसको दबा दिया गया। और धार्मिक रूप से अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को दंड भी दिया गया था, है ना, कुछ को फांसी भी दे दी गई थी, कुछ को जो है ना प्रताड़ित भी किया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सैनिकों का जो विद्रोह था भारत में 1857 में, यह कोई पहला विद्रोह नहीं था। आपको याद रखना है कि 1806 में उन लोगों ने पहला विद्रोह किया था। समझ में आ रही है बात। अगर आपसे पूछा जाए कि सैनिकों का विद्रोह भारत में सबसे पहला बार कब किया गया था, तो 1806 में किया गया था। 1806 में कहाँ किया गया था, तो बेलोर में। बेलोर कहाँ है, मद्रास में। और सैनिकों की एक टुकड़ी ने इसका विरोध किया था, है ना। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, उनको कुछ देर के लिए सजा भी दी गई थी, लेकिन धार्मिक तौर पर सैनिकों का पहला विद्रोह 1806 ईस्वी में बेलोर में, मद्रास में हुआ था। धर्म को लेकर के, जहां पर यह अफवाह फैला दिया गया था कि उनका जो है या टोपी है उस पर गाय या सुअर के मांस के टुकड़े का, है ना, पंख लगाया जाता है, तुर्रा लगाया जाता है। और इसका पहला विद्रोह देखने को हमको मिला था सैनिकों का, सामाजिक तरीके से नहीं, धार्मिक तरीके से 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में। मजा आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अब जो है समय हो चुका है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा, मस्ती आ रही होगी, है कि नहीं। क्या इसके बाद सर 1857 के पहले और कोई विद्रोह हुआ था सैनिकों का, तो 1806 में पहला आपको विद्रोह पढ़ लिए। एक और विद्रोह हुआ था 1850 ईस्वी में। कब हुआ था, 1850 ईस्वी में। 1850 में भी हुआ था, है ना, कि अगर कोई धर्म अपना बदलेगा, समझे कि नहीं। अच्छा, इसको कल देख लिया जाएगा अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का क्लास एकदम बेहतरीन, और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वह एग्जामिनेशन बीपीएससी का हो, या एग्जामिनेशन यूपीएससी का हो, या सीजीएल चाहते हैं आप लोग, या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या 9th क्लास की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या 11th 12th की हिस्ट्री का एक बात, एक टॉपिक और बहुत बेहतरीन अंदाज में सीखना चाहते हैं, तो जुड़िए ना मेरे साथ, बिट्टू सर के साथ। कहाँ जुड़िएगा, तो ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर में जुड़िए। बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको लेकर के हम आएंगे हिस्ट्री का क्लास, है ना। आपको मजा नहीं लगे तो फिर कहिएगा। पढ़ना किसे कहते हैं, बिट्टू सर से सीखिए। पढ़ाना एक कला है जो दमदार तरीके से हम करते हैं। आइए तो सही, जुड़िए तो सही, हिस्ट्री का क्लास के आनंद लीजिए तो सही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर।